हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट और सेविंग ऑप्शंस इन इंडियन मार्केट के बारे में, और उसमें हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया है पीपीएफ के बारे में कि जो पीपीएफ है वो कैसे बैंक एफडी या बैंक आरडी से अच्छी है। और उसके साथ हमने कैलकुलेट ये भी किया था कि अगर हम पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो आफ्टर 15 ईयर्स और 20 ईयर्स और 25 ईयर्स और 30 ईयर्स के बाद जो है हमें कितना जो सम है मैच्योरिटी अमाउंट पे वो मिल सकता है। तो आज भी हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही स्कीम के बारे में, एक ऐसी ही ऑप्शन के बारे में जो इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी वेल्थ अपने साथ अपने लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। उससे पहले गाइज मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये बिल्कुल सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें। जो अपनी रिसर्च है वो अपने एंड से खुद कीजिए, और इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशन तौर पे ही लें, इससे समझें और उसके बाद जो है अपनी रिसर्च खुद करें, और उसके बाद जो अपने रास्ते हैं उसके अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग बेसिकली इन्वेस्ट करें। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखना चाहते हैं पीपीएफ के बारे में जो मैंने बनाई थी, तो वो आप इसी जो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं गाइस नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। तो नेशनल पेंशन स्कीम गाइस, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। अगर मैं पर्सनल पर्सपेक्टिव से या पर्सनल थॉट्स को लेके बात करूं तो क्यों? क्योंकि इसमें जो है अगेन लॉन्ग टर्म में पैसा अगर हम थोड़ा 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 जोड़ते हैं तो इन द एंड आफ्टर 30 ईयर्स या जो भी अभी आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग एक अच्छा खासा जो सम है आपको देखने को मिल जाता है। और सबसे बड़ी इसकी बात ये है कि ये मीडियम रिस्क के कैटेगरी में आता है। मीडियम रिस्क से गाइस इसका क्या मतलब है? जैसे कि हम पीपीएफ या बैंक एफडी या आरडी की बात करें तो वो लो रिस्क में आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है उस पे जो है एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है। अगर बैंक एफ में हम कोई एफडी कराते हैं तो हमें पता है कि वो 5% के अकॉर्डिंग ही हमें उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है। अगर हम पीपीएफ खोलते हैं तो हमें पता है कि 7.10% जो उसका फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा हमें नहीं मिलेगा। बट नेशनल पेंशन स्कीम में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमें जो है अपना पोर्टफोलियो खुद चूज करना पड़ता है, जिसमें 3 टाइप के पोर्टफोलियो होते हैं जिसमें से हम अपनी ऑप्शन ले सकते हैं। पहला होता है लोअर रिस्क पोर्टफोलियो, दूसरा होता है मॉडरेट, और तीसरा होता है हाई हाई रिस्क पोर्टफोलियो। अब जितना गाइस कम रिस्क होगा उतनी कम रिटर्न भी होंगी। अगर हम लो रिस्क वाला चूज करेंगे तो जो उसमें है 5-6% की रिटर्न होगी। अगर हम मीडियम वाला चूज करेंगे तो उसमें गाइस 9 से 10% की रिटर्न होंगी। और अगर हम हाई रिस्क वाला चूज करेंगे उसमें 12 से 13% की रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रिटर्न हमें मिल जाएंगी। मैं प्रेफर करता हूँ कि आप लोग अगर इसमें कुछ कर रहे हैं तो आप मीडियम वाला लेके चलें। तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं जिसमें हमें 9 से 10% के अकॉर्डिंग रिटर्न्स मिलेंगी। आइए अब इसके बारे में, एनपीएस के बारे में थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेते हैं और क्या क्या है इसमें और भी हम देख लेते हैं। गाइज मैं इसमें अभी एसबीआई की वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ और वहाँ से जाके ही मैं पढ़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो भी नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन है इंडिया में उन सभी का जो है एसबीआई बैंक के साथ थोड़ा सा ज़्यादा लगाव है, थोड़ा सा हम उसको ज़्यादा सिक्योर मानते हैं। जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका भी एसबीआई के साथ थोड़ा ज़्यादा लगाव था इन द कंपैरिजन ऑफ एनी अदर पब्लिक सेक्टर बैंक और एनी अदर प्राइवेट बैंक एज वेल। तो इसलिए जो बेसिक है बाकी हर बैंक में सेम है। अगर आप किसी और बैंक के साथ जाके ओपन करना चाहते हैं अपना अकाउंट तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो बेसिक्स है वो सभी सेम रहेंगे। तो सबसे पहले गाइज एनपीएस स्कीम के अंडर हम टायर 1 में एक पेंशन अकाउंट खुलता है। अब इस अकाउंट का जो है टैक्स में भी बेनिफिट हमें मिल जाता है। इसके साथ हम 50,000 तक का जो टैक्स है वो अपना बचा सकते हैं 80C के अलावा। सपोज जैसे आपने एक पीपीएफ अकाउंट खोल लिया और एक एनपी एस अकाउंट खोला है। पीपीएफ अकाउंट में आप अपना 1.5 लाख सेव कर रहे हैं जो आपका 80C के अंडर बच रहा है। अब एनपीएस में सपोज आप 1 लाख सेव कर रहे हैं और वो उसमें से भी जो है आपका जो 50,000 है वो आप इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हैं। उसका क्या बेनिफिट है? आपकी जो लिमिट है वो 1.5 लाख से बढ़ के 2 लाख हो जाती है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट भी हैं जो इंपॉर्टेंट है डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जैसे कि टायर 1 का जो पेंशन अकाउंट है इसको हम 60 की एज से पहले जो है
वो नहीं बंद कर सकते, यानी कि जो हमारा सम है वो 60 या उसके बाद ही हम इसको कर सकते हैं, निकलवा सकते हैं। अब उसमें क्या होता है, जैसे आफ्टर द एज ऑफ 60 हमारा एक पर्टिकुलर सम बन गया, सपोज हमारा जो सम है वो 1 करोड़ बन गया। अब उसमें से हम 60% तक अमाउंट ही निकाल सकते हैं। गाइज ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, प्लीज इस पे गौर कीजिएगा दोबारा से। जैसे कि हमारे पास सपोज, मैं यहाँ पे एक नोटपैड में खोल लेता हूँ जिससे थोड़ा सा आपके पास हो जाएगा। तो सपोज जो आपकी मेच्योरिटी वैल्यू बनी है एट द एज ऑफ 60, वो बन गई है 1 करोड़। ठीक है, अब आप इसमें से एट द एज ऑफ 60 ही आप इसको निकाल सकते हैं, इसको बंद नहीं कर सकते। हम बात करें टायर 1 के बारे में, टायर 1 अकाउंट के बारे में। अब इसमें से आप 60% जो अमाउंट है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एट द एज ऑफ 60 जो है आप एज ए लम सम अमाउंट करके निकाल सकते हैं। तो आपको जो है 60 लाख यहाँ से मिल जाएगा। अब बचा आपका 40 लाख, क्योंकि आपकी जो मेच्योरिटी अमाउंट है, मेच्योरिटी वैल्यू है वो क्या है, 1 करोड़ यहाँ पे। तो उसमें से जो 60% है यानी कि 60 लाख है वो आपको एक बार में लमसम मिल गया। अब बाकी जो बचा आपका 40 लाख, उसका क्या होगा, ये गाइज आपको ही मिलेगा टिल डेथ, जब तक आपकी डेथ नहीं होती या जो भी अदर क्राइटेरियाज होते हैं इसके अंडर, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा जब तक आपकी डेथ नहीं होती, परमानेंटली मंथली बेसिस पे एज अ पेंशन। तो 40 लाख के अकॉर्डिंग, जैसे सपोज इस पे आपको 9% का या 6% का मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चल जाता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 20,000 रुपये जो पर मंथ है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसमें अगर अभी तक कोई दिक्कत हो, इसकी कैलकुलेशन जो है हम इसकी कैलकुलेशन भी दोबारा से करेंगे ऑनलाइन, में आपको करके दिखाऊंगा। जैसे कल आपको मैंने पीपीएफ के अकाउंट की कैलकुलेशन करके दिखाई थी, पर ये एक मोटी मोटी चीज है। अब ये 20,000 आपको कब तक मिलेंगे, टिल डेथ, टिल डेथ आपकी या आपके स्पाउस की। जैसे सपोज अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपका जो स्पाउस है, जब तक उसकी डेथ नहीं होती तब तक वो है कंटिन्यूसली आपको पर मंथ 20,000 मिलते रहेंगे। तो ये है इसमें टायर 1 में। अब इसके अंडर आप टायर 2 में भी एक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। टायर 2 में गाइस जो अकाउंट है वो नॉर्मल वर्क करेगा, ये कभी भी हम इसमें से विड्रॉ करवा सकते हैं और इसमें हमें टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलेंगे। कभी भी विड्रॉ करवा सकते हैं, मतलब सपोज आपने आज 20 की एज में शुरू किया था, इसमें टायर 1 और टायर 2 दो अकाउंट खोले थे। टायर 1 में आप 5,000 पर मंथ स्पेंड कर रहे सेव कर रहे थे और टायर 2 में भी आप 5,000 पर मंथ सेव कर रहे थे। एट द एज ऑफ 40 आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, सपोज आपने घर बनाना है या आपने कुछ एबीसी काम करना था तो आपको पैसों की जरूरत पड़ गई। उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो टायर 2 में जो आपकी अमाउंट है, सपोज वो अगर 20 लाख बन चुकी है, 30 लाख बन चुकी है, तो आप उसको एट द एज ऑफ 40 निकलवा सकते हैं। और बिफोर दैट भी निकलवा सकते हैं और आफ्टर दैट भी, इसमें कोई भी मनाही नहीं है। जैसे कि टायर 1 में लॉक इन पीरियड है टिल 60 ईयर्स का, यहाँ पे ऐसा कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। और इसी वजह से जो है टायर 2 की इन्वेस्टमेंट पे हमें कोई टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता गाइस, प्लीज ये चीज का ध्यान रखिए। अगर हम अब एनपीएस कैलकुलेटर पे आ जाते हैं, तो सपोज आप की एज आज की डेट में है 20, हम लेके चलते हैं 20, और आप करते हैं टिल द एज ऑफ 60 तक टायर 1 में आप इन्वेस्ट करते हैं। टायर 1 में या टायर 2 में आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो, सपोज करते हैं कि आप पर मंथ 5,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एट द एंड, एट द एंड मीन्स एट द एज ऑफ 60 जो आपकी मेच्योरिटी अमाउंट है वो वुपिंग 2,34,00,000 हो जाएगी गाइस। बहुत ही शानदार अमाउंट आपको देखने को मिलेगी सिर्फ 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करने के बाद। ठीक है गाइस, एट द एज ऑफ 20। अब जैसे कि मैंने इसमें ट्रिकी पार्ट बताया था, यहाँ भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो पूरी मेच्योरिटी अमाउंट है उनमें से जो 60% अमाउंट है सिर्फ वही आपकी टेक होम अमाउंट है। जो 2,34,00,000 में से जो भी 60% इसका बनेगा वो आपको वन टाइम एज अ पेमेंट मिल जाएगा। और जो 93 लाख प्लस जो अमाउंट है वो होगी आपकी एन्यूटी इन्वेस्टमेंट। एन्यूटी इन्वेस्टमेंट गाइस क्या करेगी, वो मंथली बेसिस पे जो है आपको रिटायरमेंट पेंशन देगी। तो पेंशन मंथली बेसिस पे आपको इसके अकॉर्डिंग मिलती जाएगी। ठीक है गाइस, अब ये है सबसे ज़्यादा फायदा अर्ली स्टार्ट करने का
और कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्ट करने का। क्यों? क्योंकि अगर आप एट द एज ऑफ 20 स्टार्ट करते हैं और 5,000 पर मंथ से स्टार्ट करते हैं तो 2,34,00,000 बनता है। सपोज एट द एज ऑफ 30 अगर आप स्टार्ट करते हैं तो वो अमाउंट सिर्फ आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस हो गया। आपकी मेच्योरिटी अमाउंट सिर्फ 91 लाख बन के रह जाती है गाइस। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है अर्ली स्टार्ट करने का और लेट स्टार्ट करने का। इसलिए गाइस थोड़ा थोड़ा ही चाहे इन्वेस्ट कीजिए, बट कीजिए जरूर। जितना जल्दी हो सके वहां से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा लेट आप होते जाएंगे, सपोज आज आप 40 में ये शुरू करते हैं तो उतनी अमाउंट जो है वो ड्रास्टिकली नीचे आती जाएगी। तो ये सबसे बढ़िया बेनिफिट है। अब इसमें और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम एनपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट में डॉक्यूमेंट से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो इस पे हमारे पास चॉइस होती है, जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है कि हमारे पास चॉइस होती है कि हम लो रिस्क वाला पोर्टफोलियो चूज करें, मीडियम वाला चूज करें या हाई वाला चूज करें। उसी के साथ साथ हमारे पास ये भी चॉइस होती है कि हमारा फंड कौन मैनेज करेगा। बेसिकली अभी तक ये जो 6 हैं कंपनीज वो मैनेज करती हैं, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी, कोटक, रिलायंस, एसबीआई एंड यूटीआई रिटायरमेंट। तो ये 6 फंड्स जो हैं और इनके मैनेजर जो हैं वो ही सिर्फ जो है मैनेज करते हैं अभी इसके फंड को। बट आप चूज कर सकते हैं। सपोज आज आपने एसबीआई ले लिया और आपको लगा कि आफ्टर दिस फाइनेंशियल ईयर कि नहीं यार ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, या ये मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो आप जो है फंड अपना चेंज करके आईसीआईसीआई वाला कर सकते हो या वाइस वर्सा भी कर सकते हो। ठीक है गाइस। बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं एनपीएस के बारे में आप यहाँ से जाके डॉक्यूमेंट से पढ़ सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट का जो लिंक है मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और इसमें आप बहुत सी और चीज़ें हैं, बहुत से क्वेश्चन के आंसर्स है, ये आप देख सकते हैं जो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी गाइस। तो आप इसको गो थ्रू कीजिए। इसका जो जर्नल, ये जर्नली भी आपको मिल सकता है। कहाँ से मिल सकता है? एनपीएस की वेबसाइट पे मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में ही, जहाँ से आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ इसके बारे में पढ़िए गाइस, और पढ़िए। काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। लॉन्ग टर्म में अगर आप वेल जनरेट करना चाहते हैं अच्छी खासी, एट द एज ऑफ योर रिटायरमेंट आपको एक अच्छा खासा जो सम है इसके अकॉर्डिंग मिल सकता है। तो अगेन गाइस, आप मुझे बताइए आपकी क्या राय है नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। आपको अच्छी लगती है, बुरी लगती है, कैसी लगती है, और आप क्यों जो इसके बेनिफिट हैं उनमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहते हैं? क्योंकि मैं इसको प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, एट टिल द एज 60 जो है एक अच्छा खासा सम दे सकती है। तो इस वजह से आप भी इसको जो है फॉलो कर सकते हैं, इसके बारे में गो थ्रू कर सकते हैं। इसी के साथ गाइज मैं ये वीडियो ख़त्म करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ बाकियों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी नॉलेज भी बढ़े और उन्हें भी जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं इंडियन मार्केट में उनके बारे में पता लगे। इसी के साथ गाइस मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।